नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुकेशन IAS PCS एकेडमी के इस वीडियो में आप सभी प्यारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में। परि मतलब चारों ओर का जो मंडल है पृथ्वी का वो कैसा है। तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसपे कि जीवन है। ठीक है, मंगल ग्रह पे तो जीवन की संभावनाओं की खोज हो रही है। ठीक है, यानी कि अभी वहाँ जीवन नहीं है। फिलहाल ये देखा जा रहा है कि वहाँ पे जीवन हो सकता है या नहीं। ठीक है, लेकिन पृथ्वी एक ऐसा ज्ञात ग्रह है जहाँ की जीवन है, मौजूद है। तो जीवन के सभी आवश्यक तत्व हैं। जैसे यहाँ पे भूमि है भूमि चाहिए रहने के लिए, भूमि आपको है। जल आपको चाहिए, जलमंडल है। हवा मतलब वायुमंडल आपका पृथ्वी पे मौजूद है। ठीक है, जिसमें विभिन्न विभिन्न गैस है, जो हानिकारक भी है, लाभदायक भी है, ऐसी भी तो गैस है ना। तो पृथ्वी पर पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक हैं जो कि एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी कि पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिस पे हम रह रहे हैं वो स्थलमंडल है। गैस की जो परत है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेर के रखती है वो वायुमंडल भी है। और पृथ्वी के एक बहुत बड़े भाग पे जल पाया जाता है, जैसे कि जलमंडल। और पृथ्वी तल पर उससे ऊपर तथा नीचे जहाँ कहीं भी जीवन का अस्तित्व है उस भाग को क्या कहेंगे, हम जैवमंडल कहेंगे। ठीक है, अब स्थल मंडल की अगर हम बात करेंगे, स्थल मंडल को इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहा जाता है। और पृथ्वी का ठोस भाग जिस पे हम रह रहे हैं वो स्थल मंडल है। ये भूपर्पटी की चट्टानों से और मिट्टी की पतली परतों का बना हुआ है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। मिनरल्स हैं यहाँ काफ़ी सारे, न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, जल में क्या होंगे, मिनरल्स मिलते हैं आपके। पृथ्वी के कुल 29% भाग पे क्या है, स्थल है। अगर हम पूरे का क्लासिफिकेशन करें तो पृथ्वी में 29% लगभग 29% जो भाग है वो स्थल का है। और जबकि 71% भाग पे जल है, यानी कि जलमंडल ज़्यादा है यहाँ। ठीक है, अब जो होती वनस्पतियाँ जो हैं वो अलग अलग पाई जाएंगी। स्थलीय वनस्पतियाँ भी होंगी, जलीय वनस्पतियाँ भी होंगी, समझ रहे हो। तो जो जल, अब ऐसा नहीं कि जो जलीय जीवन है उसकी कोई महत्ता ही नहीं है, क्योंकि आप स्थल पे रहते हो इसलिए आपको स्थलीय जो जीवन है वो अच्छा लग रहा है। लेकिन जो जलीय जीवन है, जल में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, काफ़ी सारे जीवधारी हैं, तो उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, पर्यावरण की दृष्टि से भी और भूगोल की दृष्टि से भी, अभी उसको समझ के चलेंगे हम। फिलहाल बात करते हैं स्थल मंडल की। तो पृथ्वी के भूभाग और जल का जो अनुपात है वो 3.7 है। यानी कि लगभग लगभग आपने 30% उसको स्थल मान लिया और 70% आपने क्या मान लिया, जल मान लिया। तो भूभाग और जल का जो अनुपात है वो 3.7 है। पृथ्वी के जो उत्तरी गोलार्ध का 61% और दक्षिणी गोलार्ध के 81% क्षेत्रफल में जल है। ठीक है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में तो फिर भी कम है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा है। ठीक है, ओवरऑल एवरेज अगर हम मान लें तो 6:8 का आप अनुपात लगा लो। ठीक है, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई जो है वो माउंट एवरेस्ट की 8850 मीटर की, तथा अधिकतम जो गहराई है वो प्रशांत महासागर में, मेरी आना गलती है, लगभग लगभग 11 किलोमीटर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में हमारी जो जानकारी है वो ये है कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 है। चूंकि भूपटल की चट्टानों का जो औसत घनत्व है वो 2.7 है, अतः इसके आंतरिक भाग की चट्टानों का घनत्व 5.5 से अधिक होना चाहिए। तापमान और दबाव की अगर हम बात करें तो चट्टानों की अवस्था पर तापमान और दबाव का जटिल प्रभाव पड़ता है। भूपटल से भूगर्भ के आंतरिक भाग की ओर जाने पर तापमान में प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से वृद्धि होगी। ठीक है, यानी कि जब आप आंतरिक भाग की तरफ जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से वृद्धि होगी 32 मीटर के बाद, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जाएगा। अतः भूगर्भ की अधिकांश चट्टानें जो है वो पिघली हुई अवस्था में होनी चाहिए, क्योंकि जब वृद्धि हो रही है आपके तापमान में, अब यहाँ 12 है और नीचे जाओगे क्या होगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, गर्मी होती जाएगी। तो इसलिए भूगर्भ जो वैज्ञानिक है, जो भूगर्भ शास्त्री हैं, वो क्या अनुमान लगा रहे हैं कि अधिकांश जो चट्टानें हैं वो पिघली हुई अवस्था में होनी चाहिए, परंतु ऐसा है ही नहीं, क्योंकि दबाव में वृद्धि के साथ साथ चट्टानों का जो आपका द्रव्यांग जो बिंदु है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो बढ़ता जाएगा। वस्तुतः भूगर्भ में मेंटल के ऊपरी भाग की चट्टानें जो हैं वो आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था में मिली है। समझ लो इस चीज़ को। ठीक है, ये चीज़ आपको मदद करेगी। अब ये हमें भी नहीं पता कि वो लिक्विड है, पूरा अंदर जाने पर वो लिक्विड अवस्था में है। अब इसमें मतभेद है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ठोस अवस्था में है, कुछ लोग कह रहे हैं लिक्विड है। लेकिन ये कोई आज तक इस बात की कोई मतलब एक अभी इसका जो है स्टडीज़ चल रही है इस पर। ठीक है, सबका अलग अलग मत है। ठीक है, रिसर्च के अकॉर्डिंग। अब भूकंपीय तरंगे क्या हैं कि भूगर्भ से बाहर आने वाली भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो, भूकंपीय तरंगे क्या है, तो पृथ्वी की सतह का जो कठोर भाग है उसको क्या कहेंगे, हम चट्टान कहेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना इस वीडियो को, आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है। अब जैसे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी फटेगा तो क्या निकलता है, लावा निकलता है। तो लावा कहाँ है, पृथ्वी, पृथ्वी का जो अंदर है, जो कैसे भाग है। अब वहाँ से क्या पता चलता है कि भैया ये लावा जो है ये बाहर निकल रहा है, कैसी तरल अवस्था में है। ठीक है। तो इसका मतलब वैज्ञानिकों ने क्या, भूगोल शास्त्रियों ने जो है अनुमान लगाया कि हाँ, जो तरल अवस्था के ज़्यादा संकेत है। ठीक है, इस बात को इस तरीके से समझ लो। अब पृथ्वी की जो सतह का जो कठोर भाग है वो क्या कहलाएगा, चट्टान कहलाएगा। और उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होंगी, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। अब इसके कई सारे नाम है, जैसे अवसादी को परतदार कह दिया, कायांतरित को रूपांतरित कह दिया। ठीक है। जैसे आग्नेय चट्टान क्या है, ये मैग्मा और लावा के जमने से बनती है। कैसे, ज्वालामुखी से मैग्मा या लावा निकला। अब लावा निकला, ठीक है। अब जो लावा निकला ना, वो लावा बाहर जो निकल रहा है तो वो क्या करेगा, थोड़े दिनों में जम जाएगा। ठीक है। और जो ज्वालामुखी का जो क्रेटर है ना, जो मुख है ज्वालामुखी का, उस पर जो थोड़ा लावा अंदर की तरफ लगा रह जाएगा, वो क्या कर रहा है, मैग्मा कहलाता है वो। ठीक है, मैग्मा। अब आग्नेय चट्टान के जो उदाहरण है वो कौन कौन से हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाटाइट, डायोराइट, ग्रैबो, डोलोराइट, ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, पेरिडोटाइट। तो इस तरीके से अवसादीय परतदार चट्टान क्या है कि प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें जो है वो रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाएंगी। ठीक है, जिसे अवसादी चट्टान कहेंगे। जैसे कि बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर, शेल, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान और डोलोमाइट। अब कायांतरित या रूपांतरित या परिवर्तित चट्टान क्या, परिवर्तित के मतलब उसके रूप में परिवर्तित आ रहा है। तो ताप, दावा और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होगा। यानी कि जो कायांतरित है ना, वो आग्नेय या अवसादी का रूपांतरित है। यानी कि आग्नेय या तो आग्नेय से रूपांतरित हो रही है, अवसादी से, अलग से नहीं आ रही वो, जबकि आग्नेय अवसादी अलग अलग है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे नीस है, साइनाइड नीस है, सर्पेंटाइन है, शीस्ट है, ग्रेफाइट है। अब ग्रेफाइट आपका कैसा है, ये कायांतरित चट्टान है। ठीक है, जो पेंसिल में आप ग्रेफाइट यूज़ करते हैं, कच्ची जो आपकी पेंसिल होती है उसमें जो ग्रेफाइट आप यूज़ करते हैं वो ग्रेफाइट कहलाते हैं। ठीक है, क्वार्टजाइट, संगमरमर, एंथ्रेसाइट, कोयला, इस तरीके से। अब कोयले के भी कई है, जैसे बिटुमिनस है, एंथ्रेसाइट है। तो कोयले के बारे में क्लासिफिकेशन बाद में करेंगे। ठीक है। चट्टानों के रूपांतरण की अगर हम बात करेंगे तो मूल चट्टान क्या है, जैसे बेसाल्ट है। ठीक है, उससे रूपांतरित क्या हुआ, एम्फीबोलाइट, गैब्रो से सर्पेंटाइन, ग्रेनाइट से नीस, बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट बन गया आपका। ठीक है। अवसादी चट्टान की बात कर लो, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट, चूना पत्थर से संगमरमर। तो ये कायांतरित बन रही है आपकी, समझ लो। ठीक है, चूना पत्थर से संगमरमर बन रही है, शेल से स्लेट बन रही है, लिग्नाइट कोयला से क्या बन रहा है, एंथ्रेसाइट कोयला बन रहा है। ठीक है, ये जान लो। रूपांतरित चट्टान क्या है, जैसे स्लेट से फाइलाइट बन रहा है, शीस्ट से फाइलाइट बन रहा है। इस तरीके से आप जान लो इसको। ठीक है, चीज़ें क्लियर होती चल रही होंगी आपको थोड़ी थोड़ी सी। अब जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जहाँ हम खड़े हैं उसके निचले हिस्से के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ हम 3 आंतरिक हिस्से हैं, पहले भूपर्पटी, फिर आवरण, फिर आपका जो सेंट्रल जो पार्ट है आपका वो केंद्रीय भाग। ठीक है। अब जो भूपर्पटी है वो पृथ्वी के अंदर 34 किलोमीटर तक है। ठीक है, यानी कि आप 34 किलोमीटर तक गहराई में खुदाई करोगे तो आपका भूपर्पटी का पार्ट है। और ये मुख्यतः कहाँ से बना है, बेसाल्ट चट्टानों से। ठीक है, इसके 2 भाग है, सियाल और सीमा। सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, और सीमा मतलब सिलिकन और मैग्नीशियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट समझ लेना। सियाल क्या है, इसके 2 पार्ट है, सियाल और सीमे। ठीक है, सियाल का मतलब क्या हुआ, सी से सिलिका और ल एल्यूमिनियम। ठीक है, सीमा एम से मैग्नीशियम और सी से क्या, सिलिकन। ठीक है, सिलिका और सिलिकन। आवरण क्या है, ये 2900 किलोमीटर मोटा है। कहाँ तक मिलेगा, 34 किलोमीटर तक लगभग। और ये बेसाल्ट चट्टान से बना है, बताया ना अभी। इसका घनत्व जो है वो 3.5 ग्राम प्रति सेमी से 5.5 ग्राम प्रति सेमी तक होगा। और पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग है। आवरण की हम बात करें, 3 पार्ट थे ना भाई, भूपर्पटी, आवरण और केंद्रीय भाग। भूपर्पटी हम पढ़ चुके, आवरण हम पढ़ चुके, अब केंद्रीय भाग पढ़ेंगे। जो केंद्रीय भाग है ना, अब देख लो, जो आपका भूपर्पटी थी और आवरण था ये बेसाल्ट चट्टान का बना था। जो केंद्रीय भाग है वो निकेल और फेरस का बना है, याद रखना है इसको। औसत घनत्व जो है वो -13 ग्राम प्रति सेमी है। ये संभवतः द्रव या प्लास्टिक अवस्था में पाया जाता है। और ये पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। ठीक है, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति सेमी की पावर 3 है। और औसत त्रिज्या जो है वो 6370 किलोमीटर है पृथ्वी की। ठीक है, त्रिज्या तो समझते हो ना। हाँ, पृथ्वी के भीतर प्रति 32 मीटर गहराई पर तापमान क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी गोल है, लेकिन हमने क्या बताया, पृथ्वी कैसी है, जियोड। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। जेम्स जीन ने बताया कि पृथ्वी नाशपाती के समान है।
ठीक है, इन बातों में कुछ नहीं रखा। पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियोड, ये याद रखना। अब भूपर्पटी का संगठन आप ये जान लो, भूपर्पटी क्या है। तो ऑक्सीजन जो है इसमें 46.6% है, सिलिकॉन जो है वो 27.7 है, एल्यूमिनियम जो है वो 8.1 है, लोहा जो है वो 5 है, कैल्शियम जो है वो 3.6 है, सोडियम जो है वो 2.8 है, पोटेशियम जो है वो 2.5 है, और मैग्नीशियम जो है वो 2% में बता रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी का जो संगठन है उसमें लोहा जो है वो 35% है, ऑक्सीजन 30% है, सिलिकॉन 15% है, मैग्नीशियम 13% है, निकेल 2.4% है, और सल्फर जो है वो 1.9% है। अब IUCN ने भूपर्पटी की जो औसत मोटाई है वो 30 किलोमीटर मानी है, यद्यपि अन्य स्रोतों के अनुसार जो क्रस्ट की मोटाई है वो 100 किलोमीटर बताई गई है। भूपटल क्या है, अर्थ क्रस्ट यानी कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इसकी औसत मोटाई 33 किलोमीटर है, परंतु महाद्वीपीय भाग में ये 40 किलोमीटर और महासागरीय में 10 किलोमीटर मोटी है। भूपटल की हम बात करेंगे, महाद्वीपीय, आप महाद्वीप पे हो ना, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब महाद्वीप है। तो इस महाद्वीपीय भाग में 40 किलोमीटर है इसकी मोटाई। और अगर महासागरों की बात करेंगे, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे 10 किलोमीटर मोटी है भूपर्पटी की जो मोटाई भूपटल की। इसे पुनः 2 परतों में विभाजित किया जाता है। जो ऊपरी विच्छिन्न परत है वो ग्रेनाइट चट्टानों के द्वारा बनी है एवं यह महाद्वीपीय भागों में पाई जाती है। सिलिका और एल्यूमिनियम के अधिकता के कारण इसे क्या कहा जाता है, सियाल। और निचली अविच्छिन्न परत जो है वो बेसाल्ट चट्टानों से बनी है, जो कि महासागरीय भागों में पाई जाती है। यानी कि जो महाद्वीप में बनी है वो ग्रेनाइट चट्टानों की है, जबकि जो महासागर में है वो क्या कहते हैं, बेसाल्ट चट्टानों की बनी है। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी परत पर सबसे अधिक मात्रा में सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाया जाता है। आधुनिक परिकल्पना के अनुसार भूकंपीय लहरों के व्यवहार के आधार पर पृथ्वी को 3 स्तरों में बांटा गया है। ठीक है, ऊपरी कस्ट और निचले कस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। ऊपरी कस्ट और निचले कस्ट के मेंटल क्या है, मेंटल कस्ट से मोह असंबद्धता द्वारा विलग है। मोह असंबद्धता की पेटी जो है वो 30 से 35 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है, जहां भूकंपीय तरंगों की गति जो है वो अचानक 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। मोह असंबद्धता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है। ये देख लो, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, उसके बाद बाह्य कोर, फिर आंतरिक कोर। ठीक है, समझ में आ गया। कस्ट की हम बात कर रहे हैं। पृथ्वी के समस्त द्रव्यमान का 68% और आयतन का 83% जो है वो मेंटल में पाया जाता है। समझ के चलना साथ के साथ। ये अधिक घनत्व वाले दृढ़ चट्टानों से निर्मित है और इसमें लोहा और मैग्नीशियम जैसे तत्वों की प्रधानता है। ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण इस परत को सीमा कहा जाता है, बता चुके हैं। ऊपरी मेंटल तथा निचले मेंटल के बीच सीमा क्षेत्र को रेपिटी असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, कोर क्या है, ये पृथ्वी की सर्वाधिक आंतरिक परत है जो 2900 किलोमीटर की गहराई से पृथ्वी के केंद्र तक विस्तृत है, और कोर को भी 2 परतों में विभाजित किया गया है। 2900 से 5750 किलोमीटर की गहराई के बीच पी तरंगों की गति अपेक्षाकृत कम हो जाती है तथा 2900 किलोमीटर की गहराई पर एस तरंगे जो हैं वो विलुप्त हो जाती हैं। इसे स्पष्ट है। पी और एस क्या है, हाँ, पी जो है वो प्राइमरी जो वेव्स हैं आपकी प्राथमिक तरंगे, एस तरंगे मतलब सेकेंडरी जो वेव्स हैं आपकी द्वितीयक तरंगे। ठीक है, इसे स्पष्ट है कि कोर का ये भाग जिसे बाह्य कोर कहा जाता है वो पिघली हुई अवस्था में है। ठीक है, इसका कारण यह है कि इस भाग में दबाव की तुलना में तापमान अधिक प्रभावी होता है। जब दबाव ज़्यादा होगा तो तापमान क्या होगा, बस 5750 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर के बीच पी तरंगों की गति सर्वाधिक होती है। इससे स्पष्ट होता है कि आंतरिक कोर जो है वो ठोस अवस्था में है। ठीक है, निचले और ऊपरी करोड़ के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग विशार्ट असंबद्धता कहते हैं। विद्वानों का मानना है कि अधिक दबाव के कारण आंतरिक कोर में गैसें जो है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गई हैं। बाह्य करोड़ तथा आंतरिक करोड़ के सीमा क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। कोर को बैरीस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। निकेल तथा लोहा जैसे भारी तत्वों से निर्मित होने के कारण इसे नीफे भी कहा जाता है, और पृथ्वी के कुल आयतन का 16% एवं द्रव्यमान का 32% कोर में ही व्याप्त है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। धन्यवाद।